दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सीए नितेश गुप्ता। दोस्तों हम अक्सर ये देखते हैं, हम अपना कोई नया व्यापार या उद्यम शुरू करते हैं और हमें उसमें अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल पाता है। दोस्तों अपेक्षित रिजल्ट ना मिलने के कई बार इतने बड़े कारण बन जाते हैं कि हमें व्यापार को बंद न करना पड़ता है और हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे 5 प्रमुख कारणों को एनालाइज करेंगे जिससे हमारे नए बिजनेसेस फेल हो सकते हैं और उस समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों अपने देश में ऐसा देखते हैं कि 50,000 से ज्यादा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, 18,000 से ज्यादा कंपनीज हर साल रजिस्टर होती हैं और भी छोटे बड़े उद्यम स्थापित होते हैं, लेकिन इनके फेल होने का नंबर भी उतना ही बड़ा है। और इसके जो मेन रीजंस हैं, जो प्रमुख कारण हैं, वो कुछ तरीके से हैं। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो मार्केटिंग इश्यूज है। दूसरा रीजन जो है वो टीम इश्यूज से रिलेटेड है। थर्ड रीजन फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बिजनेस फेल होते हैं। फोर्थ रीजन टेक्निकल इश्यूज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे ऑपरेशनल और लीगल इश्यूज। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सारे इश्यूज को हम लोग एनालाइज करते हैं और इसके समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्योंकि मार्केटिंग इश्यूज अपने आप में बहुत बड़ा एक एरिया है जिसकी वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ढंग से एनालाइज करते हैं। दोस्तों हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग फीचर क्या है। हमारे प्रोडक्ट का क्या हमारे प्रोडक्ट की मार्केट एक्सेप्टेंस है। दोस्तों इसको हम एक उदाहरण के तौर पर और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और इसका समाधान भी ढूंढते हैं। अक्सर हम जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो हमारे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है और ऐसे में हम लोग कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे होते हैं। दोस्तों इसका समाधान कुछ तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री सिलेक्ट करी है, तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में आप लोग पहले ट्रेनिंग लें, या आप जिस इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप कुछ समय जॉब करें। जॉब करते वक्त में आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ पाएंगे और जब आप अपना उद्यम स्थापित करते हैं तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लेके आए और यही आपके प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग फीचर हो सकता है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो सकता है आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक नया समाधान देने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो प्रोडक्ट की अगर मार्केट एक्सेप्टेंस नहीं है तो ये बिजनेस के फेल होने का एक बड़ा रीजन बनता है। दोस्तों मार्केटिंग इश्यूज को थोड़ा सा और गहनता से समझे तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो नया बिजनेस अपना सेटअप कर रहे हैं वो मार्केटिंग को लेके समझ ही नहीं रखते हैं। वो प्रॉपरली किस तरीके से प्रोडक्ट को एडवर्टीज करना चाहिए ऐसा नहीं कर पाते, जिस वजह से अक्सर बिजनेसेस फेल होते हैं। इसी तरीके से प्राइसिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसको कि कंपीटर्स के संदर्भ में लिया जाना चाहिए और ये समझना होगा हमें कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, क्या वैल्यू एडिशन ऑफर कर रहे हैं, और उसी के कंपैरिजन में हमें कुछ उसकी प्राइसिंग भी प्रॉपरली रखनी पड़ेगी। दोस्तों अगर मैं इन प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके साथ में शेयर करूं तो जैसा मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर करा था कि सबसे पहले हम लोग जिस लाइन में जाना चाह रहे हैं उसका पहले एक एक्सपीरियंस गैदर करें, एक एक्सपीरियंस लें, और मेन मार्केट में जाने से पहले अपने प्रोडक्ट का एक छोटा प्रोटोटाइप बना सकते हैं हम, और उस छोटे प्रोटोटाइप के बेसिस पर ही हम लोग कस्टमर्स के फीडबैक ले सकते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम इसको करने में उतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो हम एक अच्छी मार्केटिंग टीम की हेल्प ले सकते हैं जो कि हमें कस्टमर सर्वे करवा सकती है, प्रोडक्ट की क्या मार्केट एक्सेप्टेंस है, कस्टमर्स के क्या फीडबैक हैं। इस बेसिस पर हम लोग मार्केटिंग इश्यूज को बहुत हद तक रिजोल्व कर सकते हैं। दोस्तों मार्केटिंग इश्यूज को समझने के बाद में हम टीम मैनेजमेंट के इश्यूज को समझने का प्रयास करते हैं जो कि एक बड़ी वजह बनते हैं बिजनेस के फेलियर्स की। दोस्तों टीम मैनेजमेंट से पहले हमें यह समझना होगा कि जो प्रमोटर है, जो नए एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस को लेके आ रहे हैं या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनका बिजनेस के लिए डिवोशन कैसा है, कितने डेडिकेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रमोटर हैं या को फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स जो साथ में काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस के लिए कितना समर्पण है, उनका मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है बिजनेस की सफलता के लिए। इसी के साथ में जो फाउंडर्स की टीम है, जो को फाउंडर्स हैं, उनके आपस में एरियाज डिसाइडेड होने चाहिए जिससे कि एक दूसरे के डोमेन में इंक्रोचमेंट ना हो, और कोई भी इंटरफेरेंस अगर होता है तो एक बड़ी वजह बनता है डिस्प्यूट्स का। तो ऐसे में बिजनेस के फेल होने की काफी संभावनाएं बन जाती हैं। दोस्तों अक्सर हम लोग बिजनेस को जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और जल्दबाजी में शुरू करते हैं। तो ऐसे में यह भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जो टीम हम अपने साथ में ले रहे हैं, जो हमारे सपोर्टिव टीम है, उसका भी बिजनेस के लिए उतना ही एफर्ट लगाना जरूरी है। तो एक अच्छी टीम का सिलेक्शन
बिजनेस के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो और अगर अच्छी टीम नहीं है तो डेफिनेटली ये फेलियर का कारण बन सकता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे बिजनेस में अगर हम टीम इश्यूज की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज हो रहे हैं, अगर कहीं डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की मैनेजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं फ्रेम होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बिजनेस के लिए जरूर फ्रेम होनी चाहिए, जिसमें अगर मान लीजिए पार्टनर्स में, प्रमोटर्स में कोई डिस्प्यूट है या एम्प्लॉयज के साथ में कोई डिस्प्यूट है तो उसका रेजोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है, तो ऐसी पॉलिसी की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर हम मिटिगेशन की बात करें कि अगर मान लीजिए हमारे टीम इश्यूज आ रहे हैं तो सबसे पहला तो यही है कि जो प्रमोटर्स हैं उनका डेडिकेटेड एफर्ट्स बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के साथ में जो टीम है वो टीम भी एक सपोर्टिव टीम होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इसके लिए हम एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हैं जो हमें इस चीज के लिए गाइड कर सकें, और एक प्रॉपरली फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए एम्प्लॉयज के वर्किंग का। दोस्तों मार्केटिंग इश्यूज और टीम इश्यूज के बाद में जो सबसे बड़ा तीसरा रीजन बनता है बिजनेस फेलियर्स का वह है फाइनेंशियल इश्यूज। तो दोस्तों फाइनेंशियल इश्यूज में अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी टेक्निकल साइड तो बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन हम लोग फाइनेंसेस को नहीं समझते हैं। अक्सर हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक बिजनेस को ब्रेक इवन पर आने पे, ब्रेक इवन वो है पॉइंट है जहां पर कि प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन जीरो है और इस पॉइंट के आगे आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। और मान लीजिए ब्रेक इवन आने में 10 महीने का टाइम लग रहा है या 6 महीने का टाइम लग रहा है, तो इतने टाइम तक की कैपिटल आपके पास में होनी आवश्यक है और इसका प्रोजेक्शन आपके पास में होना ही होना चाहिए, बल्कि एक बैकअप प्लान आपके पास में कंटिजेंसी को मीट करने के लिए होना चाहिए। दोस्तों अक्सर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को समझ ही नहीं पाते हैं। इसी के साथ में बिजनेस में जो हमारे को शुरुआती फंडिंग चाहिए, हमको वो नहीं पता होती है कि हम लोग बूटस्ट्रैपिंग यानी कि अपनी ओर से इसको लेके आ रहे हैं या फ्रेंड्स फैमिली से ले रहे हैं इसको या बैंक से बोरो करेंगे या हम लोग कोई इन्वेस्टर ढूंढेंगे इस चीज के लिए। तो ये इनिशियली हमारे दिमाग में होना ही चाहिए कि हम लोग अपने बिजनेस को किस तरीके से फंड करने जा रहे हैं। दोस्तों जो बिजनेस फाउंडर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। और जिस लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उस समय भी क्योंकि कैपिटल का नीड है तो उसको भी समझना आवश्यक है और अक्सर ये समझ नहीं होती है जिस वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसके मिटिगेशन की बात करूं या इसके सोल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस की, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपर्ट होना जरूरी है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ कि वर्किंग कैपिटल साइकिल किस तरीके से है, कितने टाइम का फंड्स जो है वो अरेंज करके रखना है, हमारे फंडिंग के ऑप्शंस को बिजनेस जब से हम शुरू कर रहे हैं तब से सर्टेनिटी के साथ में उनको एक्सप्लोर करते रहना है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बैंकर्स हैं, उनके साथ रेगुलर टच में रहना है और बिजनेस को फोर्सी करके चलना है, हमारे फाइनेंशियल्स को फोर्सी करके चलना है कि प्रोजेक्शंस हमारे किस तरफ जा रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी हमारे बिजनेस में है, कब कैपिटल का नीड है, और इसके लिए आप डेफिनेटली कंसल्टेंट्स की हेल्प जरूर लेनी चाहिए आपको। दोस्तों बिजनेस फेलियर के टेक्निकल रीजंस भी हो सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का काफी इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे में जरूरी है कि आपकी जो टीम है वो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, और अगर आपकी टीम ऐसी नहीं है तो बिजनेस फेलियर का एक बड़ा रीजन बन सकता है ये। इसी के साथ में जो आपको डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट करना जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए जिससे कि अच्छा ट्रैफिक आपको टेक्नोलॉजी एरा में मिलता रहे। दोस्तों टेक्निकल इश्यूज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मेरा तात्पर्य यह है कि आपकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसको तुरंत ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या चल रहा है। अगर आप कस्टमर को पुराना ही प्रोडक्ट ऑफर करेंगे और कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया है तो ऐसे में डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया है, और ऑब्सोलीट प्रोडक्ट के सहारे आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा टाइम तक आगे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी की आपके बिजनेस में हमेशा ही आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर मैं मिटिगेशन की बात करूं और रिस्क को कैसे, इस रिस्क को अवॉइड किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा हमेशा फोकस रहना चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत रहना चाहिए और हमारी जो टीम है वो काफी अच्छी टीम होनी चाहिए, और अगर हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो प्रोफेशनल हेल्प हमें लेनी ही चाहिए। दोस्तों जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बिजनेस के फेल होने का रीजन बन सकता है वो ऑपरेशनल और लीगल इश्यूज हैं। दोस्तों अगर हमारे आपस में एग्रीमेंट्स नहीं है, प्रॉपर एग्रीमेंट्स, ड्राफ्टेड एग्रीमेंट्स नहीं है को फाउंडर्स के बीच में या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में या हमारे वेंडर्स के साथ में, तो ऐसे में एग्रीमेंट्स का प्रॉपरली ना होना बिजनेस के फेल होने का एक बड़ा रीजन बनता है।
इसी तरीके से आपको ऑपरेशंस की जानकारी नहीं है, आपका टेक्निकल साइड स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन आपके बिजनेस में ऑपरेशंस किस तरीके से होने हैं, मशीन्स कौन कौन सी हैं आपके बिजनेस में, कौन सी मशीन क्या काम करती है, किस मशीन की क्या एफिशिएंसी है, कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर होता है, कहाँ फिनिश गुड्स को सेल किया जाता है। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको बहुत आवश्यक है अपने बिजनेस में, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके बिजनेस का फेल होने का ये भी एक बड़ा रीजन बनता है। इसी तरीके से अक्सर हम ये देखते हैं कि प्रमोटर्स को जो जिन लाइसेंसेस और परमिशंस की जरूरत है नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसकी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में आपका बिजनेस जब आपने सेटअप कर लिया और उसके बाद आपको पता लगा कि इस लाइसेंस की जरूरत है और वो लाइसेंस उतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो आपके बिजनेस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। दोस्तों, इसी तरीके से जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं उसकी भी आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस में अगर आप ऐसा नहीं है तो ये भी एक रीजन बन सकता है आपके बिजनेस के फेलियर का। तो दोस्तों, अगर इस रिस्क को हमें कवर करना है तो डेफिनेटली हमें हमारे बिजनेस के सारे प्रोसेसेस की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। हमारे बिजनेस के लिए किन लाइसेंसेस और परमिशंस की जरूरत है, तो बिजनेस शुरू करने से पहले ही हमें इन सबको प्रोक्योर कर लेना चाहिए। और इसी तरीके से जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह हैं, इनकी समझ हमें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जो लीगल इश्यूज हैं उनकी कंप्लायंस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इसके लिए मैं दोबारा से फिर से इस बात को बोलता हूं, अगर हमें लीगल टीम की किसी की जरूरत है तो हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमने डिस्कशन किया उससे हम लोग कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल पाएंगे, और जो हमारे बिजनेस में जो रिस्क हैं, जो इश्यूज हैं जिस वजह से हमारे बिजनेस फेल हो सकते हैं, उसको बहुत हद तक हम लोग कुछ कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसको मेरे को सहर्ष खुशी होगी आपके साथ उसको जवाब शेयर करने में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।